नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अयोध्या धाम में अष्टो व्रत 108 श्रीमद भागवत पाठ एवं पंचनारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजन और हवन किया। तो देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको सीधे अयोध्या से, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। हवन और पूजन करते हुए सूबे के मुखिया नजर आ रहे हैं, जहां अयोध्या धाम में पंच नारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है। और यहां पर देखिए, हवन का भी व्यवस्था किया गया है, पूजन किया जा रहा है, जहां खुद सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर हवन और पूजन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर अयोध्या में मुख्यमंत्री का आगमन है। और इस आगमन के जो है बाद से अब मुख्यमंत्री हवन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ तमाम जो कई इनके साथ मंत्री भी पहुंचे हुए हैं, कई विधायक, कई महत्वपूर्ण लोग भी यहां पर मौजूदगी है उनकी, जहां पर मुख्यमंत्री हवन और पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया। और इसी के साथ साथ हवन पूजन करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, जहां पर अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन आज हुआ है। और इसी के साथ साथ अब देखिए, यहां पर दंडवत प्रणाम करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ हवन पूजन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और आगे बढ़ेंगे, जहां अयोध्या धाम में अष्टोत्तर 108 श्रीमद भागवत पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। सनातन धर्म की हमारी मान्यता है, इस संपूर्ण सृष्टि के जो संचालक हैं, जो रक्षक हैं और जो पालक हैं, वह श्रीमद नारायण साक्षात सूर्यदेव हैं, या जिन्हें आप श्री विष्णु भी कह सकते हैं। उन्हीं की कृपा से सब कुछ संचालित होता है। उनकी कृपा के बगैर कुछ भी अन्यथा नहीं हो सकता। और आज आप सब यहां पर अयोध्या धाम में आए हैं, पंचनारायण महायज्ञ के साथ जुड़ने का एक उत्तर और दक्षिण के विद्वानों के संयुक्त प्रयासों से चल रहे आत्मशुद्धि का, इस भूमि की शुद्धि का, पर्यावरण की शुद्धि का, इस पवित्र महायज्ञ के साथ जुड़ने का एक सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। और वह भी रामकोट में श्री हरि विष्णु के ही एक पवित्र अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर, उनके पावन धाम पर। तो स्वाभाविक रूप से यज्ञ की सफलता तो अवश्य है, क्योंकि कहीं कोई संदेह इसमें है ही नहीं कि जिन पावन उद्देश्यों के साथ इस यज्ञ का आयोजन किया गया है, यज्ञों की परंपरा भारत के अंदर हजारों वर्षों की परंपरा है। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यानी यज्ञ ही वर्षा का कारण है। और वर्षा से ही इस सृष्टि में धन धान्य की फसल होती है, या फिर उसी से धन धान्य की समृद्धि प्रत्येक किसान को भी, व्यापारी को भी प्राप्त होती है। और उसी धन धान्य से, उसी अन्न से इस सृष्टि की व्यवस्था का संचालन भी हम कर पाते हैं। यानी यज्ञों की पावन परंपरा ये हजारों वर्षों की परंपरा है। और हजारों वर्षों की इस परंपरा के साथ आज आपको इस श्री राम कोट में
पंचनारायण महायज्ञ के पावन आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि आयोजक और सिर्फ ही भवन और उस पीठ के माध्यम से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये पीठ स्वयं ही प्रभु की असीम कृपा की पीठ है। आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से अपने धार्मिक परंपरा के लिए जानी जाती है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान पूरे श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ इन धार्मिक पीठों ने इस पूरे आंदोलन को यज्ञवान करके उसे सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया था और आज परिणाम हम सबके सामने है। याद करिए उन दो तिथियों को जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से 500 वर्षों की दास्ता के कालखंड की उस कलंक को समाप्त करने के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्रभु राम के भव्य मंदिर के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और 22 जनवरी 2024 जब 500 वर्षों की दास्ता के उन कालखंडों को समाप्त करते हुए अयोध्या धाम में प्रभु रामलला फिर से विराजमान हुए। कौन ऐसा भारतीय था और कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी रहा होगा देश और दुनिया के अंदर जिसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू न आए हों, श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रभु के इसी चरणों में जिसने अपने आप को पूरा समर्पित न किया हो। और यही तो है हमारी परंपरा, यही परंपरा है जिस पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। और इसी के बारे में तो हमारे पावन प्रबंध काव्य और पावन ग्रंथ कहते हैं कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत की धरती में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। और ये दुर्लभ का क्षण हम सबको प्राप्त हो रहा है और वह भी हम अपनी आंखों से देखे हैं। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में अयोध्या धाम फिर से त्रेता युग की स्मृतियों को हम सबके सामने जीवंत कर रहा है। आज अयोध्या में क्या नहीं है, रामलला का आगमन हो गया है। रामलला के आगमन के पूर्व अयोध्या के वैभव को, अयोध्या को वापस कराने के लिए कार्य करना पड़ा था। डबल इंजन की सरकार ने उस कार्य को संतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया, आज वो पूर्ण हो चुका है। ये लगातार निरंतरता प्राप्त करता रहे। याद रखना, विरासत को विस्मृत करके हम भौतिक विकास को स्थायी नहीं बनाए रख सकते। विरासत और विकास के बीच में एक बेहतर समन्वय होना चाहिए। यज्ञ उसी की प्रेरणा देता है, यानी यज्ञों के पीछे का भाव ही यही है कि उसका एक पक्ष है सांसारिक उत्कर्ष का और दूसरा पक्ष है जीवन में सफलता के लिए मुक्ति प्राप्त हो। सांसारिक उत्कर्ष विरासत को बनाए रख करके भारत की परंपरा अपने इष्ट देवों से, भारत के पावन धर्मस्थलों से, मानबिंदुओं से जो हमारे आदर्श हैं, हमारी प्रेरणा है,
उनसे प्रेरित होकर के निरंतरता प्राप्त कर सके और इन मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रख करके जब हम आगे बढ़ेंगे तभी भारत भारत बना रहेगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश अपनी विरासत का अक्षुण्य बनाए रखते हुए विकास की एक नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से नया भारत एक विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। इस विकसित भारत के लिए हम सबको आगे मिलकर के काम करना होगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। याद रखना, कोई मत और मजहब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि सबके कल्याण की बात की है। हमने तो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने हमें एक ही प्रेरणा दी, अयम निज परोवेति का संदेश दिया है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो सुधेव कुटुंब। याद करिए, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार और दास चरित्र के लोगों के लिए क्या कहा गया है कि पूरी दुनिया तो उसके लिए एक परिवार है। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? और वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को सत्तापक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का मुक्की की घटना के बाद निर्देश दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल, सांसद और सांसदों का समूह संसद के किसी भी द्वार पर प्रदर्शन नहीं करेगा। गृहमंत्री अमित शाह की बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से संबंधित टिप्पणी को लेकर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्यों ने गुरुवार को मार्च निकाला तो बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। वहीं संसद भवन के मकर्रा द्वार के निकट सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की। वहीं बीजेपी का आरोप है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, जिस वजह से उसमें बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गया और बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट लगी है। दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के सांसदों ने उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई महिला सांसदों को संसद भवन में जाने से रोका और धक्का मुक्की की। और खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल का 61वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। तो अवसर पर समय है एक बार फिर से दृढ़ संकल्प का, कृत निश्चयता के साथ भारत के दो पड़ोसी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, उसकी खुली सीमा पर हो रहे आवागमन में जो राष्ट्र विरोधी तत्व है उनको चुन चुनकर कानून के हवाले करने के संकल्प लेने का। आज यह दिन है हमारे बहादुर जवान जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान देश की सुरक्षा के लिए दिया, चाहे नेपाल भूटान की सीमा हो, चाहे कश्मीर की वादियों हो या पूर्वी क्षेत्र से नक्सलवाद को समाप्त करने का भारत का अभियान हो। जिन वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है
वो सभी वीरों को मैं मनपूर्वक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उन वीरों के परिवारजनों को भी बताना चाहता हूं कि आपकी व्यक्तिगत क्षति जो आपके परिजनों के बलिदान से हुई है, इसने देश को एक नई जिंदगी, नई ऊर्जा और उत्साह देने का काम किया है और वो सभी जवानों के लिए पूरा देश गर्व करता है। एसएसबी को जब से सीमा सुरक्षा बल का काम दिया गया, सीमा की सुरक्षा के साथ एसएसबी को जोड़ा गया, उसके पहले एसएसबी के पूर्व अवतार में भारत के सीमांत गांवों का सांस्कृतिक ब्यौरा, भाषाकीय समृद्धि और उनकी विरासत, उनको संजोने का काम और भारत की विरासत के साथ इसको जोड़ने का काम एसएसबी ने किया। 2001 में एक सीमा एक बल की नीति अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनाई। उसके बाद एसएसबी को हमारे दो मित्र राष्ट्र नेपाल और भूटान की सीमा का चौकसी का और सुरक्षा का दायित्व दिया गया। ये पूरे लंबे 61 साल में एसएसबी को अब तक 4 पद्मश्री मिले हैं, 1 कीर्ति चक्र मिला है, 6 शौर्य चक्र मिले हैं, 2 राष्ट्रपति वीरता पदक मिले हैं, 25 पुलिस वीरता पदक मिले हैं और 35 वीरता पदक मिले हैं। ये सारे राष्ट्रीय स्तर के सम्मान जो एसएसबी के जवानों को मिले हैं, वो ही बताता है कि हमारी एसएसबी कर्तव्य निर्वहन के लिए कितनी कृतनिश्चयी है। मैं फिर से एक बार एसएसबी के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज 61वें स्थापना दिन के उपलक्ष्य में गैलेंट्री मेडल, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, इंडियन पुलिस मेडल और इसके साथ साथ भारत नेपाल, भारत भूटान, वामपंथी उग्रवाद और आंतरिक सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ बटालियनों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान करने का काम किया गया। जिन जवानों ने अपनी बहादुरी और कर्तव्य परायणता के चलते इस मेडल पर अपना अधिकार जमाया है, अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से इस ट्रॉफी पर अपना अधिकार जमाया है, वो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनको साधुवाद भी देना चाहता हूं। आज यहां पर इस मौके पर एसएसबी से जुड़े 8 विभिन्न निर्माण कार्यों का ई उद्घाटन और ई शिलान्यास भी हुआ। लगभग 200 करोड़ की लागत से एसएसबी के जवान और उनके परिजनों की शांति के समय में रहने की सुविधाएं, ट्रेनिंग के समय में उनके अच्छे रखरखाव की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं आज 200 करोड़ की लागत से शुरू हुई है। इसके लिए भी मैं एसएसबी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, एसएसबी के 61 वर्ष के गौरवशाली इतिहास में सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, ये नारे को एसएसबी ने न केवल नारा रखकर अपने कर्तृत्व से चरितार्थ करने का काम किया है और राष्ट्र की सेवा की, राष्ट्र की भक्ति की और राष्ट्र प्रथम की भावना को उजागर करने का काम किया है। 1963 में जब से स्थापना हुई तब से पहले सीमांत गांवों में अद्भुत देशभक्ति और भारत के साथ जुड़ाव का एक जज्बा उत्पन्न करने का काम एसएसबी ने किया है और उसके बाद नेपाल और भूटान की 2450 किलोमीटर की खुली सीमा की सुरक्षा सतर्कता के साथ की। जब सीमाओं पर बाढ़ लगी होती है
तो सीमा की सुरक्षा करने वाले क्या जवान का दायित्व कम हो जाता है, मगर जब सीमाएं खुली होती है तब उसका दायित्व अनेक गुना बढ़ जाता है। सजगता भी चाहिए, जागरूकता भी चाहिए और पैनी नजर भी चाहिए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि नेपाल और भूटान की 2450 किलोमीटर की सीमा पर आज देश के गृह मंत्री को किंचित मात्र चिंता नहीं है, क्योंकि वहां मेरा एसएसबी का जवान खड़ा है। खुली सीमा से नारकोटिक्स, मानव तस्करी, हथियारों की आवाजाही और देश विरोधी तत्वों की घुसपैठ को बड़ी मुस्तैदी के साथ एसएसबी के जवानों ने रोका है। इतना ही नहीं, पूर्वी क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान में केवल एसएसबी ने सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल को साथ में लेकर ये पूरे पूर्वी क्षेत्र को नक्सल से मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग 4 दशक के समय के बाद आज मैं इस मंच से गर्व के साथ कहता हूं कि बिहार और झारखंड नक्सल मुक्त हो गए हैं। उसमें हमारी एसएसबी के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एसएसबी के जवान कोकराझार जिले में रायमोना नेशनल पार्क, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, हाथीनाला, हरानाला, तवांग के बंगेजंग और नेग्रो टैंक और उत्तराखंड की बॉर्डर इलाके में कठिन सीमा चौकियों पर मुस्तैदी के साथ यहां पर खड़े हैं। मित्रों, इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वी भारत का बहुत महत्वपूर्ण व्यूहात्मक एरिया है। महानंदा और तीस्ता के बीच में सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर और भारत को जोड़ने वाला ये महत्वपूर्ण रास्ता है। एसएसबी का यहीं पर डेरा जमाना पूरे भारत के लिए आश्वस्त होने के साथ साथ विश्वास का सांस लेने का भी एक बहुत बड़ा कारण बना है। एसएसबी की सतर्कता से ये पूर्वी क्षेत्र में विश्वास का वातावरण हम सृजित करने में सफल हुए हैं। नेपाल भूटान के बीच में एक उच्च दर्जे का समन्वय तंत्र जो स्थापित हुआ है, जिसमें विश्वास भी है, विरासत भी है और मित्रता भी है। ये विश्वास, विरासत और मित्रता के संस्कार को एसएसबी के द्वारा आगे बढ़ाया गया है और भारत और नेपाल की मैत्री संधि की मर्यादा का हर हालत में सम्मान करते हुए नो मैंस लैंड में 1100 से ज्यादा अतिक्रमण को एसएसबी के द्वारा हटाया गया। ये मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीमा में 15 किलोमीटर तक सरकारी जमीन पर अतिक्रमणों के लिए विगत 3 वर्षों से एसएसबी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और किसी भी प्रकार के विवाद के बगैर हजारों एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। मादक पदार्थों, हथियारों, वन्य जीव और वन पैदाशों और जाली मुद्रा का प्रचलन रोकने के लिए दृढ़ता के साथ एसएसबी ने मुस्तैदी के साथ भी काम किया है। लगभग 4000 से ज्यादा तस्कर एक साल में पकड़े गए। 16,000 किलोग्राम मादक पदार्थ एक साल में पकड़ा गया। 208 हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद एसएसबी ने जब्त किया है। पूरा देश जानता है कि सारी चीजें अगर न पकड़ी जाती तो देश में कितना नुकसान हो सकता है। 183 मानव तस्कर और 301 पीड़ित, जिसमें 231 बच्चियां थी, उसको बचाने का काम
एसएसबी ने किया है, इससे निश्चित रूप से नारी के गौरव को संरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वामपंथी उग्रवाद के लिए झारखंड और बिहार में विशेषकर, और अब जब यहां वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने की कगार पर है, तब छत्तीसगढ़ में भी एसएसबी मोर्चा बहादुरी के साथ संभाले हुए। आतंकवाद से प्रभावित जम्मू कश्मीर में भी कर्तव्यों को पूरी तत्परता के साथ निभाती है एसएसबी। इसके कारण वहां तैनात सारे सहयोगी बलों को बड़ा संबल मिला है। इस क्षेत्र के अंदर पिछले 7 वर्ष में 600 से अधिक माओवादियों की गिरफ्तारी, 15 से अधिक माओवादियों को मार गिराना, और ये दबिश के कारण 28 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।